जैसे ही शिवराज ने अंदर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो झटके से पीछे हट गया। चेतन ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ, झटका क्यों लगा तुझे? तब शिवराज घबराते हुए बोला, अंदर कोई है। चेतन ने थोड़ा गुस्से में बोला, तो डर क्यों रहा है, यही तो देखने हम आए थे। तब शिवराज थोड़ा हकलाते हुए बोला, अरे हाँ, पर सामने तो ताला लगा हुआ है ना। इस बार चेतन ने शिवराज को जोर से गाल पर मारते हुए कहा, तू भी बेफालतू में डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। इतनी बड़ी हवेली है तो क्या इसमें एक ही दरवाजा होगा? शिवराज ने सोचा चेतन ठीक कह रहा है, हो सकता है हवेली में और भी दरवाजे हो। और फिर चेतन ने अंदर देखने के लिए अपना सर कांच पे लगाया और अपने हाथों को पास ढकते हुए वो अंदर देखने लगा। और वो अंदर देखते हुए अंदर क्या क्या है वो सब शिवराज को बताने लगा और बोला, वो इंसान नहीं है, शायद मिट्टी के दो पुतले हैं जिन्हें इंसानों के कपड़े पहनाकर वहाँ बैठा दिया गया है। एक पुतला लकड़ी के बेड पर बैठा हुआ है, वो किसी औरत का पुतला है, और दूसरा पुतला कुर्सी में बैठा हुआ है और वो किसी आदमी का है। दोनों को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों पति पत्नी है और आपस में ही बातें करते हुए पुतले बन गए हो। मुझे लगता है यहाँ आने वाले लोगों को या जानवरों को डराने के लिए ही ये पुतले ऐसे रखे हुए हैं। बाकी आसपास थोड़ा जरूरी सामान है, पर यार देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर रोज सफाई की जाती है। चेतन ने कांच पे ठोकते हुए आवाज दी। अंदर थोड़ा गौर से देखने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और वो वहाँ से दूर हट गया। शिवराज ने सोचा पता नहीं अंदर कोई है भी या नहीं, और फिर उसने अंदर झांक के देखा और तभी उसे अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई और फिर से वो झटके से पीछे हट गया। इस बार पीछे हटते हुए वो चेतन से टकरा गया। चेतन ने उसे गुस्से में धक्का देते हुए कहा, क्या यार तेरा हमेशा का नाटक है, अब क्या हुआ तुझे? शिवराज ने बात को टालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस मेरा पैर फिसल गया। क्योंकि चेतन के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। चेतन थोड़ा गुस्से में बोला, अब क्या किसी भूत को देख लिया अंदर? शिवराज ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, अरे छोड़ना यार, अब चल यहाँ से चलते हैं। तब चेतन थोड़ा गुस्से में बोला, नहीं नहीं, आज मैं तेरा डर निकाल के ही रहूंगा, चल अब बता क्या हुआ था। लेकिन फिर भी शिवराज ने उस बात को टालने की कोशिश की, अरे जाने देना यार, बोला ना कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अब शिवराज को उस जगह से थोड़ा बहुत डर लगने लग गया था और चेतन का बचपना देख उसे गुस्सा भी आ रहा था। चेतन ने शिवराज को 3 से 4 बार उकसाया, फिर जाकर शिवराज बोला, अच्छा सुन, अभी ना मैंने घर के अंदर एक अजीब सी हलचल देखी, इसीलिए मैं डर गया था। चेतन बोला, अच्छा पर क्या हुआ था वो तो बता। तब शिवराज बोला, मैंने उस कुर्सी को हिलते हुए देखा, इसीलिए मैं डर गया। चेतन अब बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने शिवराज से कहा, तो रुक यहाँ, मैं तुझे दिखाता हूँ कुर्सी अपने आप कैसे हिलती है। और उसने एक पत्थर उठाया और जोर से कांच पर मारा। ओके गाइस, तो अब कहानी में थोड़ा बहुत सीरियस हो जाओ क्योंकि अब आएगा असली मजा। तो जब चेतन ने उस कांच की खिड़की पर पत्थर मारा तो उस कांच को जरा खरोच भी नहीं आई। इस बार चेतन भी थोड़ा चौंक गया और फिर वो उस कांच के पास गया। उसने वहाँ पर हाथ लगाकर उसे करीब से देखना चाहा, लेकिन कांच को देखते टाइम उसने शायद अंदर देख लिया, जिसे देखने के बाद वो वहाँ खड़े खड़े सन रह गया। उसके होंठ और उसके हाथ पैर थरथराने लगे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो भी किसी पुतले की तरह सख्त हो गया। अब शिवराज ने उसे हिलाते हुए पूछा, अब तुझे क्या हुआ? शिवराज ने उसके हाथ को पकड़ के खींचना चाहा। तब चेतन हकलाते हुए बोला, वो पुतले, भाग यहाँ से शिवराज, जल्दी। और ऐसा कहते ही वो पीछे मुड़ के भागने लगा। शिवराज को ऐसा लगा कि चेतन उसे डराना चाहता है, इसीलिए उसने हवेली के अंदर झांक के देखा तो वो दोनों पुतले पहले के जैसे ही बैठे हुए थे। तभी शिवराज ने एक आवाज सुनी जो कि बहुत तेज थी और वो आवाज किसी चीज के गिरने की थी, लेकिन वो आवाज हवेली के अंदर से बिल्कुल नहीं आई थी, वो आवाज हवेली के बाहर से आई थी। तो शिवराज ने तुरंत बाहर देखा तो चेतन भागते हुए सीढ़ियों से कूदा था और उसके कूदने की ही वो आवाज थी। लेकिन तब भी अपने प्यारे शिवराज भाई को लगा कि वो पक्का मेरे साथ प्रैंक ही कर रहा है। लेकिन जब चेतन कूदा था तो उसके पैर में मोच आ गई थी, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते हुए भाग रहा था। तब जाकर शिवराज की थोड़ी बहुत फटी और उसने चेतन को आवाज लगाई, अरे चेतन रुक यार, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन अब तो चेतन को किसी की पड़ी नहीं थी, वो अपना मस्त लड़खड़ाते हुए भाग रहा था जैसे कि उसने पैंट में ही कर दी हो। ओके गाइस, मजाक से हटके फिर शिवराज भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन तभी चेतन एक गड्ढे में गिर गया। फिर शिवराज भागते भागते उस गड्ढे के पास पहुंचा और वहां जाके देखा तो चेतन की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। और गाइस, चेतन जिस गड्ढे में गिरा था वो गड्ढा कम किसी की कब्र ज्यादा लग रही थी। और जब शिवराज ने चेतन को बाहर खींचने के लिए अपना हाथ दिया तो देखा कि वो सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। तो शिवराज ने जैसे तैसे करके उसे बाहर निकाला, लेकिन गड्ढे में बहुत ज्यादा कीचड़ थी जिसकी वजह से चेतन गंदा हो चुका था और उसमें से बहुत गंदा
गंदी बदबू भी आ रही थी, जैसे कि कोई सड़ा हुआ मुर्दा हो। फिर शिवराज ने उसे पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अभी तक तो मैं तुझे पागल लग रहा था, लेकिन अब तू खुद वैसा कर रहा है। फिर ना शिवराज ने थोड़ा बहुत झूठ कहा, अरे मैंने सच में कुछ नहीं देखा था, वो तो बस मैंने तुझे डराने के लिए नाटक किया था। लेकिन चेतन तो बस कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। मैंने उसे देखा, उसने अपनी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहे थे। तू नहीं जानता, उन्हें देखते ही मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और हाथ पैर भी थरथराने लगे। तू चल यहाँ से। फिर शिवराज ने किसी तरह उसे समझाया और शांत किया, और शिवराज ने सोचा कि मुझे सबसे पहले इसे साफ करना होगा। और तब वो लोग उस हवेली से ज्यादा दूर गए नहीं थे। तभी शिवराज को वहाँ पर एक पाइप दिखाई दिया। शिवराज ने सोचा, अगर ये पाइप यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं पानी भी होगा, और उस पाइप को फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे। और कुछ ही मिनट के बाद वो लोग उस हवेली के पीछे आ गए। पीछे की तरफ भी एक बड़ी सी खिड़की थी और एक दरवाजा था, लेकिन अब तो चेतन ऊपर देखने से भी डर रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक हैंडपंप दिखाई दिया, और फिर शिवराज ने चेतन को वहाँ पर बैठाते हुए अपने आप को साफ करने के लिए कहा, और वो वहाँ जाकर हैंडपंप चलाने लगा। पहले उसमें से बहुत ही गंदा पानी आया, और फिर धीरे धीरे करके पानी साफ होते गया। चेतन अपने आप को साफ कर ही रहा था कि तभी उन्हें एक परछाई सी महसूस हुई। फिर शिवराज ने ऊपर घर की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर शिवराज ने वहाँ से ध्यान हटाया और हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज शिवराज के कानों में पड़ी, और वो आवाज शिवराज के बचपन वाले आवाज के जैसी ही थी, मतलब कि उस आवाज से मैच हो रही थी। तब जाकर शिवराज की और ज्यादा फटी, और उसने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पर खिड़की के पास वही दोनों पुतले खड़े थे, और वो पुतले अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को ही घूर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी डरावनी हंसी थी। शिवराज ने अचानक हैंडपंप को चलाना रोक दिया। तब चेतन ने भी ऊपर देखा। उसे देख चेतन जोर जोर से चिल्लाने लगा, और वो दोनों वहाँ से पीछे हटने लगे। लेकिन तभी एक काली परछाई छत के ऊपर आकर खड़ी हो गई। वो परछाई इतनी काली थी कि वो क्या है वो पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसे देखते ही अंदर से एक डर पैदा हो रहा था। वो हवेली चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई थी, और इसीलिए वहाँ पर कुछ कुछ जगह पर अंधेरा था, लेकिन टाइम के हिसाब से अंधेरा होने में अभी भी टाइम था। शिवराज ने चेतन को पकड़ते हुए कहा, देख कुछ भी हो, हमें यहाँ से निकलना है। अगर हम लोग यहाँ पर फंस गए और अंधेरा हो गया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों फिर वहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। चेतन के पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन तब भी वो बहुत तेज भाग रहा था। वो आवाज अब भी उन्हें सुनाई दे रही थी। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। गिरते संभलते वो लोग जैसे तैसे करके उस मैदान के पास आ पहुँचे, और उन्होंने वहाँ पर अपनी गाड़ी देखी। वहाँ आने के बाद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, और वो लोग तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ गए। शिवराज ने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से जल्दी से गाड़ी को निकाला और बाहर की तरफ निकालने लगा। तब तक थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था, इसीलिए शिवराज ने हेडलाइट ऑन की। रास्ता किस तरफ है वो तक उन्हें पता नहीं था, पर वो बस गाड़ी को भगाए जा रहा था। और थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद वो काली परछाई अचानक उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख शिवराज की तो फट के हाथ में आ गई, और चेतन तो उसे देख रोने लग गया और चिल्लाने लगा, गाड़ी मत रोकना, और तेज भगा। फिर शिवराज ने गाड़ी को फुल रेस दी और उस उबड़ खाबड़ रास्ते पे गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगा, और वो परछाई पास आते गई। तो शिवराज ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, और इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन एक आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। शिवराज की धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि उसके शरीर की नसें तक फूल चुकी थी। थोड़ा दूर जाने के बाद शिवराज ने अपनी आंखें खोली। अब वो परछाई नजर नहीं आ रही थी। अब शिवराज ने चेतन को भी थोड़ा शांत किया। काफी ज्यादा दूर जाने के बाद उन्हें दो गाड़ियां सामने से आती हुई दिखाई दी। उस गाड़ियों के पास जाते ही उन लोगों ने उन्हें रोकने के लिए हॉर्न मारा। फिर शिवराज ने भी गाड़ी को एक साइड में रोक दिया। गाड़ी को रोकते ही उन लोगों ने देखा तो वो चेतन के ही दोस्त थे, और उनके साथ कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी थे। उनकी हालत देख वो समझ गए कि इनके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर उन लोगों ने बताया कि उनके साथ जंगल में क्या क्या हुआ था। तब जाकर उन लोगों को पता चला कि असल में उस होटल को बंद हुए कई साल हो चुके हैं, पर आज भी उसे ढूंढते हुए लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उस हवेली के जो मालिक और मालकिन थे वो कई सालों पहले मर चुके थे, और उन्होंने ही उस हवेली को बनाया था। उनके मरने के बाद उनके बेटे ने ही उस हवेली को होटल बनाया था, और अपने माता पिता की याद में उसने उनके दो पुतले भी बनाए थे, और वो उन्हें उनके कमरे में रख के उनकी सेवा किया करता था। लेकिन एक दिन उनका बेटा कहीं गायब हो गया। इतना ही नहीं,
नहीं, वहाँ के लोग भी वहाँ से गायब हो चुके थे और तब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस मकान को बंद कर दिया है। वहाँ जाने वाले लोगों ने अजीब अजीब चीजों को देखने का दावा किया है, लेकिन आज तक कोई उसे समझ नहीं पाया कि आखिर वो चीज क्या है। सच कहे तो चेतन और शिवराज बहुत ही किस्मत वाले थे कि वो दिन ढलने से पहले ही निकल चुके थे। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी कहानी। वैसे आपको पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। ओके, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।